साल था 1993, तारीख 7 जनवरी और जगह पश्चिम बंगाल की सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र राइटर्स बिल्डिंग। इसका लाल रंग का एलीट ढांचा उस दिन एक ऐसे संग्राम का गवाह बनने वाला था जिसने आगे चलकर बंगाल की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। एक महिला नेता जो उस वक्त देश की सांसद थी और केंद्रीय मंत्री भी, लेकिन उस दिन वो किसी बड़े ओहदे की वजह से नहीं बल्कि एक मूक बधिर रेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए वहां पहुंची थी। जब मुख्यमंत्री ने मिलने का वक्त नहीं दिया तो वो सचिवालय के सामने धरने पर बैठ गई। उस समय की वामपंथी सरकार और पुलिस को यह बगावत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। देखते ही देखते पुलिस की फौज उन महिलाओं पर टूट पड़ी, उन्हें बालों से पकड़ा गया और सड़क पर बेदर्दी से घसीटा गया। इस हाथापाई में उनके कपड़े फट गए, वो पूरी तरह से लहूलुहान हो गई। लेकिन पुलिस का कहर यही नहीं रुका। उस महिला नेता को जानवरों की तरह उठाकर पुलिस वैन में फेंक दिया गया। यह सिर्फ एक नेता की गिरफ्तारी नहीं थी बल्कि सत्ता का वो अहंकार था जो एक औरत की आवाज को हमेशा के लिए कुचलना चाहता था। लेकिन असली कहानी तो लॉकअप के अंदर शुरू हुई। धूल, मिट्टी और खून से लथपथ उस महिला ने पुलिस स्टेशन के फर्श पर बैठकर एक भीष्म प्रतिज्ञा ली, एक ऐसी कसम जिसे सुनकर सत्ता के गलियारों में सन्नाटा छा गया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अब राइटर्स बिल्डिंग में तभी कदम रखूंगी जब मैं बंगाल की मुख्यमंत्री बनूंगी। उस वक्त ये कसम मजाक लग सकती थी, लेकिन ये कोई डायलॉग नहीं था। ये उस जिद की शुरुआत थी जिसने पूरे राजनीतिक साम्राज्य की जड़ें हिला दी। वो थी फायर ब्रांड नेता ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मौजूदा मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष। ममता बनर्जी कोलकाता के एक साधारण मिडिल क्लास बंगाली ब्राह्मण परिवार से हैं। घर के मुखिया और पिता प्रोमिलेश्वर बनर्जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। देश और समाज को लेकर एक विद्रोही नजरिया ममता को अपने पिता से विरासत में मिला था। इकलौती बेटी थी, इसलिए बचपन बहुत लाड़ प्यार से गुजरा। लेकिन फिर ऐसा वक्त आया जिसने एक शांत सी लड़की को हमेशा के लिए बदल दिया। ममता उस वक्त सिर्फ 17 साल की थी जब उनके पिता बहुत बीमार पड़ गए। परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि किसी बड़े अस्पताल में इलाज हो सके। सरकारी सिस्टम की बदहाली और सही इलाज के अभाव में उनके पिता ने दम तोड़ दिया। 17 साल की लड़की के सर से पिता का साया उठ जाना कितना डरावना होता है, ये शायद वही समझ सकता है जो उसको जीता है। इसी एक घटना ने उनके अंदर उस गुस्से को जन्म दिया जो आगे चलकर बंगाल की सड़कों पर आग बनने वाला था। ममता अपने परिवार में सबसे बड़ी हैं और उनसे छोटे 6 भाई हैं। उस वक्त परिवार का गुजारा करना भी मुश्किल था। पिता के जाने के बाद परिवार भूखा ना सोए, इसकी जिम्मेदारी ममता के छोटे से कंधों पर आ गई। घर चलाने के लिए उन्होंने सुबह दूध के बूथ पर काम करना शुरू किया और रात में स्टेनोग्राफर के तौर पर काम करती थी। ये टाइपराइटर की खटखट सिर्फ कुछ पन्ने टाइप करने की आवाज नहीं थी, ये एक लड़की के जिंदा रहने और जालिम सिस्टम में सरवाइव करने की जद्दोजहद थी। इसी संघर्ष और घर की जिम्मेदारियों के बीच ममता ने कॉलेज में कदम रखा और यहीं से उनकी राजनीति की असली शुरुआत हुई। वो कांग्रेस की छात्र इकाई छात्र परिषद से जुड़ गई। उनके साथी उन्हें दीदी कहकर संबोधित करने लगे, जो उनकी पहचान बनी। ममता सिर्फ भाषण देने वाली नेता नहीं थी, उन्होंने सड़क पर उतरकर कई बार प्रदर्शन को लीड भी किया। उनका बेखौफ बागी तेवर पहली बार पूरे देश ने 1975 में देखा। ये वो दौर था जब जयप्रकाश नारायण का आंदोलन पूरे देश में उफान पर था और वो कोलकाता आए हुए थे। हर कोई जेपी का सम्मान कर रहा था, लेकिन ममता ने कुछ ऐसा किया जिसने सबको चौंका दिया। वो जेपी की कार के सामने आ गई। अचानक से वो कार के बोनट पर चढ़ गई और उस कद्दावर नेता को काले झंडे दिखाने लगी। आज के वक्त में इतने बड़े राष्ट्रीय नेता के सामने ऐसा करना किसी नए नेता के लिए सोचना भी मुश्किल है, लेकिन इस घटना ने बता दिया कि ये लड़की किसी से नहीं डरती। इसी दिन ममता बंगाल कांग्रेस के बड़े नेताओं की नजरों में आ गई। वक्त बीतता गया और फिर आया साल 1984। ये वो साल था जिसने ममता बनर्जी को बंगाल से निकालकर नेशनल न्यूज की हेडलाइन बना दिया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में चुनाव हो रहे थे। कांग्रेस ने 29 साल की ममता को जादवपुर सीट से लोकसभा का टिकट दे दिया। सामने थे सीपीएम के सबसे बड़े, सबसे अजेय नेता सोमनाथ चैटर्जी। जादवपुर सीपीएम का सबसे मजबूत किला था जिसे भेदना नामुमकिन माना जाता था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये नई लड़की सोमनाथ दा के सामने टिक भी पाएगी। लेकिन ममता ने बड़े बड़े वादे या रैलियां नहीं की, वो बस सकरी गलियों में पैदल घूमी, लोगों के दरवाजे खटखटाए और उनसे संवाद किया। जब नतीजे आए तो पूरा बंगाल सन्न रह गया। 29 साल की ममता ने राजनीति के दिग्गज को हरा दिया था।
मीडिया ने उसी दिन उन्हें नाम दिया द जायंट किलर। टाइपराइटर पर उंगलियां घिसने वाली वो लड़की दिल्ली के संसद भवन तक पहुंच गई थी। लेकिन 90 के दशक के बंगाल में वामपंथियों से लड़ना बिल्कुल अलग खेल था। ये वो दौर था जब राजनीति सिर्फ भाषणों से नहीं, सड़क पर हथियारों से भी होती थी। 16 अगस्त 1990 को कोलकाता की हाजरा क्रॉसिंग पर ममता बनर्जी एक रैली का नेतृत्व कर रही थी। तभी उन पर भयानक जानलेवा हमला हुआ। सत्ताधारी पार्टी से जुड़े गुंडों ने उन पर धावा बोल दिया। हमलावरों ने उनके सर पर लोहे की रॉड से इतनी जोर से वार किया कि उनकी सर की हड्डी टूट गई। वो खून से लथपथ वहीं सड़क पर गिर पड़ी। तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उस भयानक दर्द में उन्होंने अपने साथियों से जो कहा वो हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा कि मेरी मां को मेरे पास मत आने देना, वो मुझे इस हालत में देखकर मर जाएगी। इस जानलेवा हमले ने उन्हें डराने के बजाय और भी ज्यादा खतरनाक विद्रोही बना दिया। इस विद्रोह की असली तस्वीर 7 जनवरी 1993 को देखी गई, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था, जब वो मूक बधिर रेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए राइटर्स बिल्डिंग के सामने धरने पर बैठ गई थी। लेकिन 1993 का साल सिर्फ उस एक धरने की वजह से ऐतिहासिक नहीं है। उसी साल 21 जुलाई को ममता के नेतृत्व में युवा कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ा, राइटर्स चलो। उनकी मांग थी कि चुनावों में धांधली रोकने के लिए फोटो वोटर आईडी कार्ड को अनिवार्य किया जाए। हजारों युवाओं की भीड़ राइटर्स बिल्डिंग की तरफ बढ़ रही थी। तभी पुलिस ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। देखते ही देखते कोलकाता की सड़कों पर 13 युवा कार्यकर्ताओं की जान चली गई। आज भी तृणमूल कांग्रेस हर साल 21 जुलाई को इन्हीं युवाओं की याद में शहीद दिवस मनाती है। इस गोलीकांड ने साफ कर दिया था कि बंगाल में वामपंथियों की असली और इकलौती विरोधी अब सिर्फ ममता बनर्जी है। सड़क पर तो ममता पुलिस की गोलियों और डंडों से लड़ रही थी, लेकिन बंद कमरों में उनकी लड़ाई अपनी ही पार्टी यानी कांग्रेस से चल रही थी। 1997 आते आते वो बंगाल में कांग्रेस का सबसे बड़ा और लोकप्रिय चेहरा बन चुकी थी, लेकिन तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सोमेन मित्रा और उनके बीच गहरी राजनीतिक दरार आ चुकी थी। अगस्त 1997 में कोलकाता में कांग्रेस का एआईसीसी अधिवेशन हुआ, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बंगाल की सबसे लोकप्रिय नेता को ही इसमें नहीं बुलाया गया। इस राजनीतिक नजरअंदाजी का जवाब ममता ने अपने ही स्ट्रीट फाइटर अंदाज में दिया। उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन स्थल के ठीक सामने वाले आउटडोर स्टेडियम में अपनी अलग विशाल रैली कर डाली। यह वो पल था जिसने साफ कर दिया कि कांग्रेस के साथ उनके रिश्ते टूटने की कगार पर हैं। फिर भी सुलह की एक आखिरी कोशिश बाकी थी। दिसंबर 1997 में ममता बनर्जी को बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया गया। उस वक्त सोनिया गांधी राजनीति के मंच पर पूरी तरह सक्रिय हो रही थी। ममता दिल्ली गई और घंटों तक मुलाकात का इंतजार करती रही, लेकिन सोनिया गांधी उनसे नहीं मिली। सालों तक जमीन पर संघर्ष करने वाली एक नेता के लिए यह बहुत बड़ा अपमान था। कोलकाता लौटते ही ममता ने साफ कर दिया कि अब उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। 22 दिसंबर 1997 को उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और ठीक 10 दिन बाद 1 जनवरी 1998 को नई राजनीतिक क्रांति का जन्म हुआ, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। पार्टी बनते ही लोकसभा चुनाव आ गए। ममता ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया और उनकी नई पार्टी ने शानदार शुरुआत करते हुए 7 सीटें जीत ली। ममता खुद कलकत्ता दक्षिण सीट से भारी मतों से जीती, जो आज भी टीएमसी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। लेकिन सांसद बनने या अपनी पार्टी की बॉस बनने के बाद भी उनका वो रॉ और विद्रोही अंदाज वीआईपी कल्चर में नहीं बदला। इसका सबसे बड़ा सबूत 1998 में संसद के अंदर देखने को मिला। 11 दिसंबर 1998 को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर तीखी बहस चल रही थी। समाजवादी पार्टी और आरजेडी के सांसद इसका विरोध कर रहे थे। वो ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोटे की मांग कर रहे थे। सपा सांसद दारोगा प्रसाद सरोज विरोध दर्ज करने के लिए वेल में आ गए और लोकसभा अध्यक्ष की मेज की तरफ बढ़ने लगे। तभी ममता बनर्जी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने पीछे से दारोगा प्रसाद का कॉलर पकड़ा और उन्हें घसीटकर वेल से बाहर कर दिया। इस धक्का मुक्की के दौरान ममता बनर्जी ने जोर से कहा कि कोई भी महिला आरक्षण विधेयक को पेश होने से नहीं रोक सकता, सड़क हो या संसद। ममता का तरीका हमेशा एक ही रहा, सीधी और आक्रामक टक्कर। अगले साल यानी 1999 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने 8 सीटें जीती और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में ममता बनर्जी देश की पहली महिला रेल मंत्री बनी। लेकिन 2004 का लोकसभा चुनाव ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लिए बड़ा राजनीतिक झटका साबित हुआ। पश्चिम बंगाल की 42
लोकसभा सीटों में से ममता अकेली टीएमसी उम्मीदवार थी जो चुनाव जीत सकी। उन्होंने कोलकाता दक्षिण सीट से अपनी जीत बरकरार रखी। फिर आया साल 2007, जिसने पश्चिम बंगाल में वामपंथी मोर्चे के शासन के अंत की नींव रखी। तत्कालीन बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकार इंडोनेशिया के सलीम ग्रुप के लिए एक केमिकल हब और SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना चाहती थी। इसके लिए पूर्व मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम में लगभग 10,000 एकड़ उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण की योजना थी। जब किसानों को अधिग्रहण का नोटिस मिला तो उन्होंने जमीन बचाने के लिए विरोध शुरू कर दिया। गांव वालों ने भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी BUPC बनाई, जिसे ममता बनर्जी की TMC और दूसरे विपक्षी दलों का समर्थन मिला। आंदोलनकारियों ने सड़कों को खोद दिया और पुलों को तोड़ दिया ताकि पुलिस और सरकारी अधिकारी नंदीग्राम में न घुस सके। इस तरह नंदीग्राम एक मुक्त क्षेत्र यानी लिबरेटेड जोन जैसा बन गया था। प्रशासन ने इलाके पर कब्जा करने के लिए लगभग 3,000 पुलिसकर्मियों को भेजा। पुलिस और ग्रामीणों के बीच भीषण झड़प हुई, जिसमें पुलिस ने फायरिंग की। आधिकारिक तौर पर 14 गांव वालों की मौत हुई और सैकड़ों घायल हुए। कई लोग लापता भी हो गए। इस घटना के बाद ममता बनर्जी ने मां माटी मानुष का नारा दिया, जो बंगाल की राजनीति का सबसे शक्तिशाली नारा बना। इसके बाद 2008 में ममता बनर्जी ने सिंगूर की जमीन के लिए लड़ाई लड़ी। तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार ने टाटा मोटर्स के नैनो कार प्रोजेक्ट के लिए हुगली जिले के सिंगूर में लगभग 1,000 एकड़ उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण किया था। इसके खिलाफ ममता बनर्जी ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कोलकाता के एस्प्लेनेड में 26 दिनों की लंबी भूख हड़ताल की, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबका ध्यान खींचा। भारी विरोध और अनिश्चितता की वजह से अक्टूबर 2008 में रतन टाटा ने इस प्रोजेक्ट को गुजरात शिफ्ट करने का ऐलान कर दिया। नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलनों के कारण वाम मोर्चा सरकार की छवि किसान विरोधी बन गई, जिसका फायदा ममता बनर्जी को 2009 के लोकसभा चुनाव में मिला। इस बार ममता बनर्जी ने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा। पार्टी के गठन के बाद यह पहली बार था जब ममता और कांग्रेस करीब आए। टीएमसी ने बंगाल में 19 सीटें जीती और केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए 2 सरकार बनी। ममता बनर्जी को फिर से रेल मंत्री बनाया गया, लेकिन दिल्ली का वो आलीशान मंत्रालय उनकी मंजिल नहीं था। उनका असली लक्ष्य तो बंगाल फतेह करना था, जो हासिल हुआ 2011 में। पिछले चुनावों से सीख लेते हुए ममता ने इस बार विपक्ष के वोटों को बिखरने नहीं दिया। उन्होंने विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, जिससे वामपंथ विरोधी वोट एकजुट हो गए। इस गठबंधन ने 294 में से 227 सीटें जीती, लेकिन 184 सीटों के साथ टीएमसी को अकेले बहुमत मिल गया और 34 साल पुराना वामपंथी किला ढह गया। 20 मई 2011 को ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और इसके साथ 18 साल पहले खाई हुई वो कसम पूरी हुई। ममता बनर्जी ने सीना तानकर सीएम के रूप में उसी राइटर्स बिल्डिंग में कदम रखा जहां से 1993 में उन्हें खून से लथपथ हालत में घसीटकर बाहर फेंका गया था। सड़क पर पुलिस की लाठियां खाने वाली और संसद में सांसदों से भिड़ने वाली ममता बनर्जी को तो पूरा देश जानता है। लेकिन दीदी असल जिंदगी में कैसी है? स्ट्रीट फाइटर वाली छवि के पीछे ऐसी महिला की कहानी है जिसका निजी जीवन गहरी खामोशी और सूनेपन से भरा है। अक्सर सवाल पूछा जाता है कि सत्ता के शिखर पर बैठी इस महिला ने अपनी दुनिया या अपना घर क्यों नहीं बसाया। इसका जवाब उनके 17 साल की उम्र वाले दर्द में छुपा है, जब पिता का साया सर से उड़ गया था। अपनों का भविष्य संवारने और राजनीति में वो कुछ ऐसा उलझी कि उन्हें कभी अपनी शादी के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली। ममता अक्सर अपने इंटरव्यूज में भावुक होकर कहती हैं कि मैंने राजनीति से शादी कर ली है और अब बंगाल की जनता ही मेरा परिवार है। लेकिन ऐसा वक्त भी आता है जब वो खुद को नितांत अकेला पाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बंगाल के मुख्यमंत्री इंसोम्निया यानी अनिद्रा से पीड़ित है। जब पूरा बंगाल गहरी नींद में सो रहा होता है, तब मुख्यमंत्री आवास की बत्तियां अक्सर जल रही होती हैं। दिन भर के तनाव को कम करने के लिए रात के 2 बजे ममता कैनवस पर रंग बिखेर रही होती हैं। राजनीतिक दबाव और दिन भर की भागदौड़ का सारा शोर वो अपनी पेंटिंग के जरिए शांत करती हैं। उनका ये कैनवस उनके अकेलेपन का सबसे बड़ा साथी है, जो उनसे कोई सवाल नहीं पूछता, बस उन्हें सुनता है। इसके अलावा दीदी लेखिका और संगीत प्रेमी भी हैं। जब फुर्सत में होती हैं तो सिंथेसाइजर बजाती हैं और रबीन संगीत सुनती हैं। शायद आपको मालूम ना हो, लेकिन वो अब तक राजनीति और समाज के अलग अलग विषयों पर दर्जनों किताबें लिख चुकी हैं, जो कोलकाता इंटरनेशनल बुक फेयर में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में शामिल होती हैं। अब बात करते हैं उनके उस असली परिवार की, जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। ममता के 6 भाई हैं, लेकिन
उन्होंने उन्हें हमेशा सत्ता और राजनीति की चमक दमक से दूर रखा। वो कभी नहीं चाहती थी कि उनके परिवार का कोई भी और सदस्य राजनीति में उतरे, लेकिन राजनीति में हर नियम का कोई ना कोई अपवाद जरूर होता है। ममता के परिवार में भी अपवाद है। उनके भतीजे अभिषेक बैनर्जी आज की तारीख में अभिषेक टीएमसी में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। भले ही ममता ने परिवार को राजनीति से दूर रखा, लेकिन राजनीतिक विरासत संभालने के लिए उन्हें अपने भतीजे पर ही सबसे ज्यादा भरोसा है। ये ममता की राजनीति का वो हिस्सा है जिस पर उनके विरोधी सबसे ज्यादा सवाल उठाते हैं। नेपोटिज्म से मुझे लगता है कोई भी अछूता है नहीं हमारे देश में। राजनीति में हर बार सत्ता का मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियां, आलीशान बंगले और वीआईपी कल्चर नहीं होता। जब कोई नेता मुख्यमंत्री बनता है तो उसका रहन सहन रातों रात बदल जाता है। लेकिन ममता बनर्जी की कहानी यहां भी बाकी नेताओं से बिल्कुल अलग है। आज टीएमसी के पास करोड़ों का फंड है, बंगाल की सत्ता पूरी तरह उनके हाथ में है। फिर भी बंगाल की सबसे ताकतवर महिला उसी पुराने घर में रहती है। कोलकाता के कालीघाट इलाके में हरीश चैटर्जी स्ट्रीट पर मौजूद उनका पुश्तैनी घर आज भी वैसा ही है। उनके घर के एक हिस्से में खपरेल की छत है। वो एक ही कमरे में रहती हैं, जहां बिल्कुल एक साधारण लकड़ी का पलंग है। ये इलाका आदि गंगा के पास है, इसलिए मानसून के दौरान अक्सर उनके घर में घुटनों तक पानी भर जाता है। लेकिन इसके बावजूद वो अपना घर छोड़कर किसी सरकारी बंगले में रहने नहीं गई। यही सादगी उनका सबसे बड़ा सियासी हथियार भी है, जो उन्हें आम लोगों से जोड़ता है। और ये सादगी सिर्फ उनके घर तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका सिग्नेचर स्टाइल बन चुकी है। क्या आपने कभी ममता बनर्जी को किसी डिजाइनर कपड़ों या भारी गहनों में देखा है? शायद कभी नहीं। उनकी पहचान है उनकी सफेद सूती तांत की साड़ी, जिस पर आमतौर पर नीला या हरा बॉर्डर होता है, और पैरों में होती है वो मशहूर रबर की हवाई चप्पल, जिसे पहनकर उन्होंने बंगाल का कोना कोना नाप लिया है। यह हवाई चप्पल बंगाल की जनता को मूक संदेश है कि उनकी दीदी आज भी बिल्कुल उनके जैसी ही है। लेकिन हवाई चप्पल और सादगी वाली तस्वीरें जितनी सच हैं, बंगाल की राजनीति का दूसरा पहलू उतना ही कड़वा है। जब आप दशकों तक सत्ता में रहते हैं तो सिस्टम की खामियां और विवाद भी आपके दरवाजे तक आ ही जाते हैं। ममता बनर्जी का सफर भी इसका अपवाद नहीं रहा। बीते कुछ सालों से उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार और प्रशासनिक नाकामी के कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिन्होंने ममता की सादगी वाली छवि पर बहुत बड़ा डेंट किया है। जुलाई 2022 में प्रवर्तन निर्देशालय ने शिक्षक भर्ती घोटाले में छापेमारी की तो पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी के करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के 2 ठिकानों से नोटों का पहाड़ मिला। छापे में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा नकद बरामद हुए थे। फिर 27 अक्टूबर 2023 को राशन वितरण में गड़बड़ी के आरोप में पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को भी गिरफ्तार किया गया। और तो और कोयला और मवेशी तस्करी के मामलों में जांच की आंच उनके भतीजे अभिषेक बैनर्जी तक भी पहुंची। भ्रष्टाचार के इन दागों ने उनकी सादगी वाली छवि को नुकसान तो पहुंचाया, लेकिन एक प्रशासक के तौर पर ममता बनर्जी की सबसे बड़ी आलोचना इस बात को लेकर होती है कि वो कड़े सवालों और विरोध को कैसे हैंडल या फिर मिस हैंडल करती हैं। जब भी कोई उनकी सरकार पर सवाल उठाता है तो उनका रवैया अक्सर डिफेंसिव या हद से ज्यादा आक्रामक हो जाता है। इसका सबसे मशहूर उदाहरण साल 2012 का वो टीवी इंटरव्यू है, जिसे शायद ही कोई भूल सकता है। उस वक्त पत्रकार सागरिका घोष के एक टीवी शो के दौरान उनसे कुछ छात्रों ने तीखे सवाल पूछे। ममता बनर्जी उन सवालों पर इतना तिलमिला गईं कि उन्होंने कैमरे के सामने अपना माइक निकाला, उसे मेज पर पटका और शो छोड़कर चली गई। उस दिन उन्होंने सवाल पूछने वाले छात्रों तक को माओवादी बता दिया था। लेकिन भारत की राजनीति का यू टर्न देखिए। जो पत्रकार सागरिका घोष उस दिन उनके गुस्से का शिकार हुई, आज वही टीएमसी की तरफ से राज्यसभा की सांसद हैं। आलोचकों को अपने खेमे में कर लेना ये उनकी राजनीति का एक बेहद दिलचस्प दांव है। सवालों से इसी चिढ़ का असर अक्सर उनके बयानों और भाषा में भी झलकता है। स्ट्रीट फाइटर की तो आक्रामकता कई बार इस कदर हावी हो जाती है कि शब्दों की सारी मर्यादाएं टूट जाती हैं। हाल ही में उन्होंने पीएम मोदी को सबसे बड़ा घुसपैठिया बता दिया था। इसके अलावा दूसरे विपक्षी नेताओं को लेकर भी विवादित बयान देती रहती हैं। इस दौरान वो अक्सर मुख्यमंत्री पद की गरिमा को दरकिनार कर देती हैं। लेकिन सबसे डरावना पैटर्न तब दिखता है जब बंगाल में कोई बड़ा अपराध होता है। जब भी पुलिस या प्रशासन पर सवाल उठते हैं तो मुख्यमंत्री का पहला रिएक्शन उस अपराध को ही विपक्ष की साजिश बता देना होता है। साल 2012 का वो मशहूर पार्क स्ट्रीट रेप केस आपको याद है? सुजेट जॉर्डन नाम की महिला के साथ हुए उस खौफनाक गैंगरेप ने पूरे देश को हिला दिया था। लेकिन बतौर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का स्टैंड क्या था? उन्होंने बिना किसी जांच के तुरंत इसे विपक्ष की साजिश और सजानो घोटाला यानी एक बनावटी घटना बता दिया था। बाद में जब दबाव बढ़ा और पुलिस की जांच आगे बढ़ी, तब गैंगरेप की बात बिल्कुल सच साबित हुई।
अपनी सरकार की छवि बचाने के लिए पीड़ितों के दर्द को ही साजिश बता देने का रवैया सिर्फ एक बार नहीं, बार बार दिखा। यही वो पैटर्न था जो सालों बाद बंगाल में फिर दोहराया गया। साल 2024 की शुरुआत में जब संदेश खली की घटना ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा किया, तब भी सरकार का शुरुआती रवैया बिल्कुल ऐसा ही था। स्थानीय टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके साथियों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे। शुरुआत में ममता बनर्जी ने इन आरोपों को विपक्ष की साजिश कहकर खारिज कर दिया, लेकिन जब जनता का गुस्सा फूटा और कोलकाता हाईकोर्ट ने मामले में सख्त दखल दिया, तब जाकर मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सका। अब फिर आया वो वक्त जिसने बंगाल सरकार को पूरी तरह से बैकफुट पर ला दिया। अगस्त 2024 में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए खौफनाक रेप और मर्डर ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस घटना के बाद राज्य सरकार और पुलिस पर मामले को दबाने, उसे आत्महत्या बताने और सबूतों से छेड़छाड़ करने के बेहद गंभीर आरोप लगे। हालात ये हो गए कि सुप्रीम कोर्ट को भी जांच में हो रही देरी पर सवाल उठाने पड़े। डॉक्टर सड़कों पर उतरे और कई महीनों तक हुए प्रदर्शनों ने दीदी की छवि को गहरा धक्का दिया। भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के इन सवालों के बीच एक और मोर्चा है जहां विवाद कभी शांत नहीं हुआ, वो है राजभवन। चाहे जगदीप धनखड़ हो या सीवी आनंद बोस, बंगाल के लगभग हर राज्यपाल के साथ ममता बनर्जी का कड़ा संवैधानिक टकराव रहा है। भारतीय राजनीति के पन्ने पलट कर देखेंगे तो आपको कई कद्दावर नेता मिलेंगे, लेकिन ममता बनर्जी जैसा कोई दूसरा उदाहरण खोजना मुश्किल है। वो भारतीय राजनीति का एक ऐसा अपवाद या एनोमली है जिन्हें आप किसी एक तय सांचे में फिट नहीं कर सकते। सत्ता के गलियारों में जहां सब कुछ नपा तुला होता है, वहां दीदी का अनफिल्टर्ड अंदाज उन्हें सबसे अलग बनाता है। इस पूरी कहानी को देखिए। परिवार का पेट पालने के लिए टाइपराइटर पर उंगलियां घिसने वाली वो आम सी लड़की आज कहां खड़ी है। आज वो देश के किसी भी राज्य की इकलौती महिला मुख्यमंत्री है। सिर्फ बंगाल तक सीमित ना रहकर आज वो दिल्ली की ताकतवर सत्ता के सामने विपक्ष का सबसे बड़ा और मुखर चेहरा भी बन चुकी हैं। चाहे उनके साथ भ्रष्टाचार के विवाद जुड़े हों या उनके प्रशासनिक सिस्टम पर गंभीर सवाल उठे हों, लेकिन जमीन पर उनकी राजनीतिक पकड़ को झुठलाया नहीं जा सकता। तमाम आलोचनाओं के बाद भी वो ऐसी अल्टीमेट किंग मेकर बन चुकी हैं जिनके बिना आज राष्ट्रीय राजनीति की कोई भी बिसात नहीं बिछ सकती। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। लोकतंत्र में हर आवाज और हर राय की अपनी अहमियत है। आप उनकी राजनीति से पूरी तरह सहमत हो सकते हैं या फिर उनके काम करने के तौर तरीकों पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन एक बात तय है, भारत की राजनीति में सफेद सूती साड़ी और हवाई चप्पल पहने इस महिला को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिलहाल तो नहीं। ममता बनर्जी की राजनीतिक यात्रा पर आपका क्या सोचना है? अपनी राय हमें लिखकर जरूर भेजें।